आज का पहला प्रश्न है कि भूकंप के छाया क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मेंटल क्रोड सीमा पर आवर्तन के कारण उद्गम केंद्र से 104 डिग्री से परे पी तरंगे नहीं देखी जाती हैं, और दूसरा यस तरंगे ठोस वाह्य क्रोड से नहीं गुजर सकती और ये उद्गम केंद्र से 105 से 145 डिग्री के बीच नहीं देखी जाती हैं। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, मतलब कि ना तो एक ना ही दो, मतलब दोनों कथन जो हैं वो गलत है। क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग का वह क्षेत्र जहां पर भूकंपी तरंगे दर्ज नहीं होती हैं उसी को भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं, और ये छाया क्षेत्र भूकंप तरंगों के माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ने के कारण बनते हैं। ठीक है, और पी तरंगों का जो छाया क्षेत्र है, ठीक है, ये उद्गम केंद्र से 105 से 145 अंश के बीच पी तरंगे दर्ज नहीं की जाती हैं, अतः इस क्षेत्र को पी तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। ऐसा पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंगों के वाह्य क्रोड में प्रवेश करने पर घनत्व में परिवर्तन होने की वजह से उनके मुड़ने और गति कम होने के कारण होता है, इसीलिए पहला कथन गलत है। जबकि यस तरंग यानी सेकेंडरी तरंगों का छाया क्षेत्र जो होता है वह क्रोड, उसका क्रोड जो वह बाहरी क्रोड तरल अवस्था में होता है, इसलिए सेकेंडरी तरंगे जो होती हैं वाह्य क्रोड से होकर नहीं गुजर सकती हैं और परिणाम स्वरूप भूकंप उद्गम केंद्र से 105 से परे इस तरंगों का छाया क्षेत्र नहीं बनता है, इसलिए दूसरा कथन जो है सही नहीं है। अगर हम बात करें कि छाया क्षेत्रों का महत्व क्या है, छाया क्षेत्रों का महत्व क्या है, तो छाया क्षेत्रों का महत्व ये है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय भूकंपी तरंगों में परावर्तन, पथ परिवर्तन और दिशा परिवर्तन होता है। वाह्य क्रोड की खोज तब हुई जब यह पाया गया कि पी तरंगे अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे क्षेत्र पर सतह पर छाया क्षेत्र बन जाता है। चूंकि यह तरंगे वाह्य क्रोड से नहीं गुजरती हैं, इसलिए पाया गया कि यह तरल अवस्था में हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण अयनांत तब घटित होती है जब दक्षिण ध्रुव सूर्य के विपरीत दिशा में झुका हुआ होता है, और दूसरा है उत्तरी ध्रुव सूर्य के विपरीत दिशा में झुका हुआ होता है, और तीसरा है कर्क रेखा सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं, और डी ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो कौन सा कथन जो है वह उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण अयनांत की घटना से संबंधित है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, उत्तरी ध्रुव सूर्य से के विपरीत दिशा में झुका हुआ होता है। दक्षिण अयनांत किसी भी वर्ष के दौरान ऐसी दुस्समयावधि को संदर्भित करता है कि जब आकाश में सूर्य का पथ उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण की ओर सबसे दूर यानी कि 21 और 22 दिसंबर को होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर की ओर सबसे दूर जो है वो 20 से 21 जून, ठीक है, को होता है। और दक्षिण अयनांत के दौरान सूर्य आकाश में सबसे छोटे पथ से गुजरता है, इसलिए दक्षिण अयनांत के दौरान सबसे छोटा दिन होता है, सबसे लंबी रात होती है। और जब उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण अयनांत होता है तो उस दौरान उत्तरी ध्रुव अपने अक्ष पर सूर्य की दिशा के विपरीत लगभग 23 डिग्री 4 अंश पर झुका होता है, और सूर्य की किरणों का विस्थापन समान मात्रा में विषुवत वृत्त के दक्षिण की ओर होता है, इसलिए सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत गिरती हैं। इसके 6 महीने बाद दक्षिणी ध्रुव सूर्य की विपरीत दिशा में लगभग 23.5 डिग्री झुका होता है। इस दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण अयनांत के इसी दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत गिरती हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है सही है। अगर ऋतुओं की खगोलीय परिभाषा की बात करें तो दक्षिण अयनांत शीत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक होता है, जो वसंत विषुव तक रहती है। वसंत विषुव उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 मार्च और दक्षिणी गोलार्ध में 22 या 23 सितंबर को घटित होता है। अयनांत के बाद दिन लंबे होने लगते हैं, इसलिए इस दिन को कई संस्कृतियों में सूर्य के पुनर्जन्म के काल के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए इसका जो है बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि एक टाइम जोन
विश्व का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक समान मानक समय का अवलोकन किया जाता है और किसी विशेष अक्षांश पर समय सदैव एक समान रहता है। ठीक है, और मानक संदर्भ के रूप में भारत 82.5 डिग्री पश्चिमी मध्याह्न का अनुसरण करता है। तो कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। मतलब इसमें जो तीनों में से फिर एक कथन सही है, क्योंकि तो ऐसा इसलिए है कि किसी विशेष देशांतर पर समय सदैव एक समान रहता है, इसलिए जो है दूसरा कथन गलत है। टाइम जोन ग्लोब का एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक समान मानक समय का अवलोकन किया जाता है। ग्लोब का ऐसा क्षेत्र है जहां पर मानक समय का अवलोकन किया जाता है, इसलिए इसका पहला कथन जो है वो सही है। और मानक संदर्भ के रूप में भारत 82.5 नहीं बल्कि 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी यामोत्तर का अनुसरण करता है, ना कि पश्चिमी मध्याह्न का, इसलिए तीसरा कथन जो है गलत है। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर में परिवर्तन के साथ 1 घंटा 60 मिनट 1 घंटा या अथवा 60 मिनट का परिवर्तन होता है। ग्रीन यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ जाता है और पश्चिम की ओर जाने पर समय घट जाता है। संपूर्ण पृथ्वी को मानक संदर्भ के रूप में ग्रीनविच यामोत्तर के साथ 24 टाइम जोनों में विभाजित किया गया है। इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि विषुवत वृत्त की तुलना में ध्रुवों पर 1 डिग्री अक्षांश की रेखीय दूरी थोड़ी लंबी होती है और अत्यधिक उच्च अक्षांशों पर मध्याह्न के सूर्य को सामान्य तौर पर ध्रुवीय दिन के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक पहला सही है। दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और विषुवत रेखा क्षेत्र पर थोड़ी उभरी हुई है। इसी कारण पृथ्वी के आकार को भूभाग के रूप में जानते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के दीर्घकालिक प्रभाव के कारण ध्रुवों की तुलना विषुवत की त्रिज्या अधिक है। ध्रुवों की तुलना में विषुवत वृत्त पर अपकेंद्री बल अधिक होता है, इसी कारण विषुवत रेखा पर उभार पाया जाता है और पृथ्वी का घनत्व विषुवत रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक है। ऐसा घूर्णन गति के कारण होता है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है, ठीक है, पहला सही है और दूसरा जो है गलत है। क्योंकि अगर मध्याह्न अर्धरात्रि का या मिडनाइट सन की बात करें तो पृथ्वी के अच्छे झुकाव के कारण उच्च अक्षांशों पर स्थानीय ग्रीष्मकाल में सूर्य अस्त नहीं होता है। ध्रुवों के पास जाने पर एक वर्ष में अर्धरात्रि के सूर्य वाले संभावित दिनों की संख्या बढ़ती जाती है। ग्रीष्म अयनांत उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। ग्रीष्म अयनांत के दौरान ध्रुवीय वृत्त पर सूर्य एक पूरे दिन के रूप में दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त ध्रुव के पास लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक कई सप्ताहों तथा ध्रुवों पर 6 महीने के लिए सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, और अत्यधिक उच्च अक्षांशों पर मध्य रात्रि के सूर्य को सामान्य तौर पर ध्रुवीय दिन यानी पोलर डे कहा जाता है और ध्रुवों पर सूर्य प्रत्येक वर्ष केवल एक बार विषुव के दौरान उदय और अस्त होता है, इसलिए दूसरा कथन जो है सही नहीं है। इसके विपरीत घटना जो ध्रुवीय रात होती है, पोलर नाइट, शीत ऋतु में होती है जब सूर्य दिन भर क्षितिज के नीचे रहता है। अगला प्रश्न है, स्थलाकृतियों पर कार्य करने वाले भू आकृतिक बलों के संदर्भ में संवर्धन शब्द को संदर्भित करिए। पहला, खनिजों को प्राप्त करने के क्रम में पदार्थों को विखंडित करने के कार्य को, निक्षेपण के कारण पदार्थों के संचयन को, बहिर्गत बलों के कारण स्थलाकृतियों के उद्भव को और अपक्षय के कारण मूल्यवान पदार्थों के बढ़े हुए सांद्रण को। तो इसका कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अपक्षय के कारण मूल्यवान पदार्थों के बढ़े हुए सांद्रण। जब चट्टानों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक और भौतिक निक्षालन के माध्यम से हटा दिए जाते हैं और परिणाम स्वरूप शेष पदार्थों के सांद्रण में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के अपक्षय की अनुपस्थिति में इन मूल्यवान पदार्थों का सांद्रण इतना नहीं होता है कि उनका दोहन, प्रसंस्करण और परिष्करण
आर्थिक रूप से व्यवहार हो, इसीलिए इसे संवर्धन कहा जाता है। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, सुनामी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुनामी एक लंबी ज्वारी लहर है जो समुद्र के नीचे के भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है, और 5 से कम तीव्रता वाले भूकंप से सुनामी आने की संभावना बहुत कम होती है। और तीसरा है, जब सुनामी की लहर उथले जल में प्रवेश करती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य या ऊंचाई बढ़ जाती है। चौथा है, सुनामी समुद्र तट के निकट तबाही का कारण बनती है क्योंकि अधिकीर्ण केंद्र पर उत्पन्न सभी तरंगों की गति तट और केंद्र के बीच की दूरी की अनुक्रमानुपाती होती है। तो कौन सा कथन जो है सुनामी के संदर्भ में सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि 5 से कम तीव्रता वाले भूकंप जो होते हैं उनसे सुनामी आने की संभावना बहुत कम होती है। अगर सुनामी की बात करें तो सुनामी समुद्र में एक बड़े और आकस्मिक विस्थापन के कारण उत्पन्न होने वाली अत्यंत लंबी लहरों की एक श्रृंखला है। यह समुद्र तल के नीचे या निकट आए भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न बल ऐसी लहरों का निर्माण करते हैं जो अपने स्रोत से सभी दिशाओं में बाहर की ओर गमन करती हैं, परंतु कभी कभी ये महासागर को भी पार कर जाती हैं, और जहां एक तरफ पवन द्वारा संचालित लहरें केवल समुद्र की सतही परत से गुजरती हैं, वही दूसरी तरफ सुनामी समुद्र अधस्थल से समुद्र की सतह तक पूरे जल स्तंभ से होकर गुजरती हैं। अगर हम सुनामी और ज्वारी लहर के बीच अंतर बात करें तो सुनामी और ज्वारी लहर दोनों समुद्री लहरें हैं, किंतु सुनामी और ज्वारी लहर जो है उनकी दो अलग अलग घटनाएं हैं। ज्वारी लहर एक उथले जल की तरंग होती है जो सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण के संबंधों के कारण होती है, और सुनामी ऐसी समुद्री लहर है जो बड़े भूकंपों से उत्पन्न होती है। और सुनामी जो है वो समुद्र तल के निकट या उसके नीचे आए भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या समुद्री भूस्खलन या तटवर्ती भूस्खलन से उत्पन्न होती है, जिससे बड़ी मात्रा में मलबा समुद्री जल में गिरता है। सुनामी जो है भूकंप की तीव्रता जो है वो सुनामी को उत्पत्ति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण है। इसके कई महत्वपूर्ण कारक भी हैं कि ये भूकंप उथले समुद्र में घटित होने चाहिए जो समुद्री अधस्थल को विस्थापित करते हों। थ्रस्ट में सुनामी उत्पन्न करने की अधिक संभावना होती है। थ्रस्ट भूकंप में सुनामी उत्पन्न करने की अधिक संभावना होती है, लेकिन बड़े स्ट्राइक स्लिप भूकंपों के कारण भी कुछ छोटी सुनामी उत्पन्न होती है। 6.5 से कम तीव्रता वाले भूकंप के कारण सुनामी के उत्पन्न की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। 6.5 से लेकर 7.5 के बीच की तीव्रता वाले भूकंप आमतौर पर विनाशकारी सुनामी उत्पन्न नहीं करते हैं। 7.6 से लेकर 7.1 के बीच तीव्रता वाले भूकंप जो हैं वो विनाशकारी सुनामी जो है उत्पन्न करते हैं, और सुनामी उत्पन्न होने के बाद उनकी गति जो है वो समुद्र की गहराई पर निर्भर करती है कि गहरे समुद्र में सुनामी किसी जेट विमान के समान तेज गति यानी कि लगभग 500 मील प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ सकती है। इसकी तरंग दैर्घ्य एक शिखा से दूसरी शिखा की दूरी सैकड़ों मील लंबी हो सकती है। भूमि के निकट पहुंचने पर ही सुनामी खतरनाक होती है। जैसे ही सुनामी तट रेखाओं के निकट उथले जल में प्रवेश करती है, इनकी गति 20 से 30 मील प्रति घंटे तक हो जाती है। इससे तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है और ऊंचाई बढ़ जाती है, और तीव्र अवधाराएँ जो हैं तीव्र हो जाती हैं, और सुनामी समुद्र के तट के निकट तबाही का कारण बनती है क्योंकि अधिकेंद्र पर उत्पन्न सभी तरंगों की गति समुद्र की गहराई के अनुक्रमानुपाती होती है। इसलिए इसका जो है वो बी ऑप्शन सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।